हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परसिस्टेंस गेट एकेडमी। आज हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन जिसमें स्टार डेल्टा कन्वर्जन का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। सपोज एक आपको सर्किट दिया है इस तरह से, ये आपका क्वेश्चन है व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट, यू नीड टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस ए बी के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ए बी के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि यहाँ पर क्यों स्टार डेल्टा कन्वर्जन करने की ज़रूरत है हमें। देखिए यहाँ पर ये 2 ओम, कोई भी आपको सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए कैसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलेगा, उसको पहचान करने के लिए यहाँ के नोड को हम लोग ए मान लेते हैं, ये वाला नोड आपका बी रहेगा। अब ए इसके बीच में रेजिस्टेंस है, इस नोड को सी मान लेते हैं, इस नोड को हम डी मान लेते हैं। तो देखिए एक नोड से दूसरे नोड तक जाने के लिए, एक नोड से दूसरे नोड तक जाने के लिए हमें एक ही रेजिस्टेंस मिल रहा है उसके बीच में। एक ए से डी के बीच में 9 ओम का रजिस्टर है, ए से सी के बीच में सिर्फ 2 ओम का रजिस्टर है, सी से डी के बीच में 3 ओम का रजिस्टर है, सी से बी के बीच में 4 ओम का रजिस्टर है और डी से बी के बीच में 6 ओम का रजिस्टेंस है। मतलब क्या है कि एक नोड से दूसरे नोड तक जाने के लिए आपको 2 रजिस्टेंस या 2 से अधिक रजिस्टेंस नहीं मिल रहे। मतलब कोई भी जो रजिस्टर है वो सीरीज में कनेक्टेड नहीं है। ठीक, दूसरा चीज़ पैरेलल में कोई है कि नहीं उसको समझने के लिए देखिए टर्मिनल ऑफ 9 ओम का टर्मिनल क्या है, ए और डी। 2 ओम का टर्मिनल है ए और सी, 3 ओम का टर्मिनल है सी और डी, और 4 ओम का टर्मिनल है सी और बी, 6 ओम का टर्मिनल है डी और बी। मतलब कोई भी 2 रेजिस्टेंस के टर्मिनल मैच नहीं हो रहे। टर्मिनल मैच नहीं हो रहे हैं मतलब कोई भी रेजिस्टेंस पैरेलल में नहीं है। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपका कई मेथड है। जैसे ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम, ये आपको क्या दिख रहा है, स्टार में दिख रहा है, स्टार कनेक्टेड दिख रहा है। ठीक है, स्टार कनेक्टेड कैसे है, 2 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम का एक कॉमन पॉइंट है सी, और उसके बाकी जो अदर एंड है, एक है ए, एक है डी और एक है बी। ये आपको मैंने बताया था कि स्टार कनेक्शन तब होता है जब एक कॉमन पॉइंट होता है और बाकी 3 पॉइंट अलग अलग होने चाहिए, बाकी 3 पॉइंट सेम नहीं हो सकते। तो या तो आप इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्जन कर सकते हैं, या तो आप देखिए यहाँ पर ये 3 ओम, ये 4 ओम और ये 6 ओम, ये तीनों किस में है, ये डेल्टा में है। डेल्टा में है तो इस डेल्टा को भी आप स्टार में कन्वर्ट करके इसको बना सकते हैं। जैसा भी आपको ठीक लगे आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग दोनों मेथड से करके मैं आपको बताऊँगा कि दोनों मेथड से इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो पहले हम लोग स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करके करते हैं। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये दोनों टर्मिनल के बीच में एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये दोनों टर्मिनल के बीच में ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ R1, इसको मैं लिख देता हूँ R2 और इसको मैं लिख देता हूँ R3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, हम लोग स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करेंगे। हम लोग याद रखिए स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करते थे तो हम लोग पहले न्यूमरेटर की वैल्यू निकालते थे। न्यूमरेटर की वैल्यू 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2, ये आ जाएगा 2 3 × 6 प्लस 12 प्लस 8, आंसर आ जाएगा 26। अब आपका जो R1 होगा, R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई उसके अपोजिट में जो रेजिस्टेंस है। R1 के अपोजिट में कौन सा रेजिस्टेंस है, 4। R1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 26/4, ये आ जाएगा तुम्हारा आपका 13/2 ओम, या कह सकते हैं 6.5 ओम्स आ जाएगा। उसके बाद R2 की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो 26 डिवाइडेड बाई R2 के अपोजिट में कौन सा रजिस्टर है, 3 ओम रजिस्टर है।
तो 26 डिवाइडेड बाई 3, इसको ऐसे ही रख देते हैं। तो उसके बाद R3 की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे, R3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 26 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आ जाएगा 13 ओम, ये आपका आ जाएगा 13 ओम। हम क्या करते हैं, सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। अब रीड्रॉ करते हैं तो ये जो स्टार को आपने डेल्टा में कन्वर्जन कर दिया है, आपको उसको दोबारा नहीं बनाना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए ए और डी के बीच में एक 9 ओम रजिस्टर है, और ए और डी के बीच में हमने एक और रेजिस्टेंस पा लिया R1। तो ये R1 जो है, R1 की वैल्यू को आप लिख दीजिए। R1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 6.5 आई थी। अब देखिए D और B के बीच में एक रेजिस्टेंस पहले से प्रेजेंट था। D और B के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 6 ओम, ये B पॉइंट ले लेते हैं। और D और B के बीच में आपका एक और रेजिस्टेंस आ जाएगा R3, जिसकी वैल्यू क्या है, 13 ओम है। ठीक, उसके बाद देखिए A और B के बीच में आपका एक और रेजिस्टेंस एडअप हो जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, R2 के बराबर। तो ये आपका हो जाएगा एक रेजिस्टेंस इस तरह से, R2 की वैल्यू हमारी 26/3 आई थी। देखिए आपने कन्वर्जन कर दिया, पहले कितने रेजिस्टेंस थे, बाद में भी उतने ही रेजिस्टेंस होंगे। पहले 1 2 3 4 5 रजिस्टर था, अभी भी 1 2 3 4 5 रजिस्टर हो गया। लेकिन अब अंतर क्या आ गया कि यहाँ पर हमारा 9 ओम और 6.5 ओम किस में आ गया, अब पैरेलल में आ गया। 13 और 6 ओम किस में आ गया, ये भी हमारे पैरेलल में आ गया। पैरेलल में आने के कारण से क्या है, अब इसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। 9 और 6.5 का पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे आप, 9 और 6.5 का पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो देखिए फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 9 पैरेलल 6.5, 9 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विथ 6.5, आर इक्विवेलेंट में फाइंड आउट कर रहा हूँ डायरेक्ट। यहाँ पर 6.6 एंड 13, 6 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विथ 13। अब ये आंसर, इसका आंसर और इसका आंसर दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। सीरीज में हो जाएंगे इसलिए ये दोनों हो जाएंगे प्लस। इसके बाद जो इसका आंसर आ जाएगा, ये देखिए ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा, उसके पैरेलल में 26/3 हो जाएगा। तो कंप्लीट आंसर इन पैरेलल विथ 26/3 विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हमारा हुआ स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करके हमने एक आंसर निकाला। ठीक है, इसकी आंसर को देखते हैं कितनी आ रही है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 पैरेलल कॉम्बिनेशन विथ 6.5 की वैल्यू आएगी 3.77, 6 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विथ 13 की वैल्यू आ जाएगी 4.10। इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कर दिए, आंसर आया 7.87। और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन 26/3 कर दिया, 26/3 की वैल्यू 8.67 होती है। तो इनको सॉल्व करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आता है 4.125। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करके करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। चलिए अभी ये क्वेश्चन को हम लोग डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करके करते हैं। क्या है ये, 3 ओम 6 ओम और 4 ओम, ये तीनों के तीनों डेल्टा कॉम्बिनेशन है। तीनों के जो एंड पॉइंट्स हैं, नोड पॉइंट्स, वहाँ से आपको एक एक रेजिस्टेंस अज्यूम करना है और इस तरह से कनेक्ट कर देना है। इस रेजिस्टेंस को मैं R1 कह देता हूँ, इस रेजिस्टेंस को R2 कह देता हूँ, इस रेजिस्टेंस को R3 कह देता हूँ। अब देखिए डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में हम लोग D की वैल्यू निकालते थे। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में हम लोग D की वैल्यू निकालते थे। ये D की वैल्यू क्या होगी आपकी, D इज इक्वल टू 3 + 6 + 4, ये आंसर आ जाएगा 13 हो जाएगा आपका इसकी वैल्यू। हाँ, उसके बाद R1 की वैल्यू आपको निकालनी है। R1 किससे किससे कनेक्टेड है, 4 ओम और 3 ओम से कनेक्टेड है। तो 4 ओम और 3 ओम को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 डिवाइडेड बाई 13, ये आंसर आ जाएगा आपका 12 डिवाइडेड बाई 13। R1 की वैल्यू आ जाएगी, इसको हम लोग उसके बाद R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। R2 किससे किससे कनेक्टेड है, 3 और 6 से कनेक्टेड है। तो 3 × 6 डिवाइडेड बाई 13, आंसर आ जाएगा 18/13।
और R3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। R3 की वैल्यू आपकी कितनी है, 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाई 13, ये आंसर आ जाएगा आपका 24/13। ठीक है, ये फाइनली आपका आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करके नया सर्किट आपको ड्रॉ कर लेना है। तो नया सर्किट अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, देखिए 2 ओम में कोई कन्वर्जन नहीं हुआ तो इसको वैसे ही रखेंगे, 9 ओम में भी कोई कन्वर्जन नहीं हुआ है, इसको भी वैसे ही रखेंगे। अब देखिए सी, ये एक न्यूट्रल, एक नया पॉइंट आप बना लेंगे, मान लीजिए इसको ई बना लेते हैं। सी और ई के बीच में हमारा R1 है, यहाँ पर सी पॉइंट है, एक पॉइंट बना लीजिए आप ई। सी और ई के बीच में आपको R1 रखना है। R1 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, R1 की वैल्यू हमारी आई थी 12 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, D और E के बीच में, ये वाला पॉइंट आपका D है, D और E के बीच में अब आपका एक दूसरा रेजिस्टेंस मिल गया जिसकी वैल्यू है R2, जिसकी वैल्यू है 18/13। अब E और B के बीच में, E और B के बीच में आपका अगला रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है आपकी R3। R3 की वैल्यू हमने निकाला था 24/13। अब आप देख सकते हैं ये 9 ओम रजिस्टर और 18/13 ओम रजिस्टर, ये 9 ओम रजिस्टर और ये वाला 18/13 ओम रजिस्टर, ये दोनों सीरीज में आ गए हैं। उसी तरह से 2 ओम रजिस्टर और 12/13 ओम रजिस्टर, ये दोनों सीरीज में आ गए हैं। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9 प्लस 18/13, इसका डेसिमल वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लिए इसका, 9 और 18/13 का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसकी वैल्यू 10.38 आ रही है, और 2 और 12/13 का सीरीज कॉम्बिनेशन आपका 2.92 आ रहा है, प्लस साथ में 24/13 का डेसिमल वैल्यू 1.84 आ रहा है। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम लोग करते हैं तो ये 2.27 आता है और 1.84 आता है इसका सम। तो टोटल अगर फाइनल आंसर निकालेंगे तो आपका R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, R इक्विवेलेंट आपका आ रहा है 4.12। ठीक है, तो इस तरह से देखिए डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करके किए हमारा आंसर 4.12 आ रहा है, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करेंगे तो भी 4.12 ही आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा मतलब उसके थोड़ा मोटा ऊपर नीचे आता है, लेकिन फिर भी 4.12 के आसपास आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो ये हमारा स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करने से दोनों तरीके से आंसर आपका आ सकता है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे, जैसे आपका रेजिस्टेंस दिया है यहाँ क्वेश्चन में, अगर आपका इंडक्टेंस भी होगा तो आपको इसी प्रकार से कैलकुलेशन करना है। ठीक है, लेकिन जब कैपेसिटेंस आएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग हो जाएगा, और अगर गेट में क्वेश्चन आता है तो कैलकुलेशन इतने बड़े नहीं आएंगे, आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल आपको समझ में आ जाए तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन हम लोग कैपेसिटेंस का देखते हैं। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस की जगह पे यहाँ पर हम लोगों ने कैपेसिटेंस लिया है। कैपेसिटेंस क्यों लिया है, क्योंकि कैपेसिटेंस में कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग होता है। तो इसको भी हम लोग एक क्वेश्चन बना करके देख लेते हैं। क्या हमें निकालना है, हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस दिस ए और बी टर्मिनल के क्रॉस में मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये 3 ओम, ये 1 ओम और ये 1 ओम स्टार कनेक्टेड है। आप इस स्टार कनेक्टेड को डेल्टा कनेक्टेड करके भी बना सकते हैं। दूसरा ये 1 ओम, ये 1 ओम और ये 1 ओम ये डेल्टा कनेक्टेड है, इसको स्टार में कन्वर्ट करके भी आप बना सकते हैं। लेकिन बेटर क्या होता है, बेटर ये होता है कि आपका तीनों वैल्यू अगर सेम रहे तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये जो डेल्टा कनेक्टेड है इसको हम लोग स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर एक कैपेसिटेंस एज्यूम कर लेंगे, ऐसे ही इस नोड और इस नोड के बीच में एक कैपेसिटेंस एज्यूम कर लेंगे, और इस नोड और इस नोड के बीच में कैपेसिटेंस एज्यूम हम लोग कर लेते हैं। इसको हम C1 मान लेते हैं, यहाँ पर C2 मान लेते हैं, यहाँ पर C3 मान लेते हैं। कैपेसिटेंस के केस में आपको मैंने बताया था कि स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन जिस तरह से किया जाता है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में, उसी तरह से कैपेसिटेंस के केस में डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन किया जाता है। मतलब हमें यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी होगी, तो n की वैल्यू हो जाएगी आपकी n = 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 1, ये 1 × 1
ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3। अब आपको C1 निकालना है। C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट में जो कैपेसिटेंस है C1 की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 3 फैरेड आ जाएगा। C2 की वैल्यू भी 3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 3 फैरेड आ जाएगा और C3 की वैल्यू भी 3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 3 फैरेड आ जाएगा। अब हम लोग सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। सर्किट को रीड्रॉ कर लेंगे तो ये 3 फैरेड कैपेसिटर में हम लोगों ने कोई चेंजेस नहीं किया है। देखिए इसको सर्किट को रीड्रॉ कर लिया हम लोग, सर्किट को रीड्रॉ कर लिए तो ये 3 फैरेड बन गया है ना, और 3 फैरेड, ये 3 फैरेड और ये वाला 3 फैरेड C2 ये दोनों सीरीज में हो गए। 3 फैरेड और C1 ये दोनों सीरीज में हो गए और ये C3 इसके यहाँ पर आ गया, इस नोड पे आ गया। अब जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह जुड़ता है। तो 3 फैरेड और 3 फैरेड का अगर सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो कैपेसिटेंस में वो हाफ हो जाता है, 1.5 फैरेड हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाला भी कैपेसिटेंस आपका 1.5 फैरेड हो जाएगा और नीचे जो कैपेसिटेंस है ये आपका 3 फैरेड है। ये 1.5 फैरेड और 1.5 फैरेड पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीरीज की तरह ऐड हो जाएंगे। तो ये आपका बन जाएगा टोटल 3 फैरेड और ये टोटल आपका 3 फैरेड। ये 3 फैरेड और 3 फैरेड पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन है लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह ऐड होंगे। तो यहाँ पर C इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.5 फैरेड। तो इसी तरह से आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कैपेसिटेंस के केस में अलग तरह से कन्वर्जन हमें करना पड़ता है, ठीक है। एक हमने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन में हम लोगों ने एक इस तरह का सर्किट लिया है जिसमें कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि क्या है डिपेंडेंट सोर्स, कैसे क्या होता है, वो सब चीज़ें को हम लोग आते हैं। ये एक सर्किट है, एम्पलीफायर का सर्किट है। ये एम्पलीफायर के सर्किट में देखिए एक आपको वोल्टेज सोर्स दिया है 10 वोल्ट, एक रेजिस्टेंस है 1 ओम या दूसरा रेजिस्टेंस है 1 ओम। यहाँ पर ये सर्किट और ये सर्किट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। बट इस सर्किट में इसका जो वोल्टेज है ये इस टर्मिनल वोल्टेज प्लस माइनस VAB पर डिपेंड कर रहा है और हमें क्या करना है, इसमें यहाँ पर हमको करंट I की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो करंट I की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसको हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसके वोल्टेज को यहाँ पर को वोल्टेज को इस नोड को 1 मान लेते हैं, इस नोड को 2 मान लेते हैं और इसको हम लोग 0 वोल्ट पर 0 पोटेंशियल पे मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें इस पहले लूप में जाते हैं, इस पर्टिकुलर लूप में, दोनों लूप में जाते हैं, ये और ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा इस करंट को मैं कैपिटल I लिख देता हूँ। कैपिटल I की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल I की वैल्यू आपकी होगी I इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2। टोटल का टोटल रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट में, 10 डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों सर्किट आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसी कारण से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे में क्या है, यहाँ पर इसका करंट होगा 10 डिवाइडेड बाई 2। आपका करंट की वैल्यू आ जाएगी 5 एम्पियर, ठीक है, 5 एम्पियर आ जाएगी। अब देखिए अगर ये जो 10 वोल्ट है इसमें से इस पोटेंशियल को मैं ड्रॉप कर देता हूँ तो मेरे को इस पॉइंट का वोल्टेज मिल जाएगा। तो हम लोग V1 1 पॉइंट का वोल्टेज निकाल रहे हैं, 10 माइनस I इंटू 1, 10 माइनस I इंटू 1, I की वैल्यू हमने निकाला था 5 इंटू 1, इसका वोल्टेज आ जाएगा 5 वोल्ट। तो V1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 वोल्ट। अब देखिए ये वाले इस लूप में जाइए, इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है 1 और इसके वोल्टेज को मैं V2 मान लेता हूँ, यहाँ के वोल्टेज को V2 मान लेता हूँ। तो V2 माइनस 0 है ना, मतलब इस पोलैरिटी का वोल्टेज को हम लोग क्या मानेंगे, V2 माइनस 0। तो V2 माइनस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V2 माइनस 0 इज इक्वल टू I इंटू R हो जाएगा। तो हम लोग आ जाएगा V2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय दिस करंट, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस करंट, 1 इंटू I हो जाएगा। अब आपका VAB क्या है, VAB क्या है यहाँ पर, VAB V1 माइनस V2 है। तो VAB विल बी इक्वल टू V1 माइनस V2। तो V1 माइनस V2 हम लोग ले लेते हैं। VAB इज इक्वल टू V1 की वैल्यू हमारी आई थी 5, V2 की वैल्यू हमारी आई थी I। तो VAB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस I आ जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें I की वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज है 4VAB डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का है आपका 4 ओम। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो I इज इक्वल टू VAB आ जाएगा। VAB के जगह हम लोग पुट कर देते हैं 5 माइनस I, तो आपका आंसर आ जाएगा 2I इज इक्वल टू 5। I की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2.5 एम्पियर आपका करंट आ जाएगा। आया बात समझ में? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है। अब हम लोग देखेंगे नोडल एनालिसिस मेथड टू सॉल्व अ सर्किट। नोडल एनालिसिस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, कुछ अंतर ज़्यादा नहीं होता, सब में KVL KCL का ही यूज़ करते हैं, लेकिन नोडल एनालिसिस में हम लोग KVL KCL इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज को लिखते हैं और हम लोग सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो जैसे क्या है, मान लीजिए आपको एक ऐसा सर्किट दिया हुआ है जिसमें यहाँ पर एक आपका वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर आपका एक मान लीजिए डिपेंडेंट करंट सोर्स है और इसके ऊपर में एक आपका डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। इसकी वोल्टेज वैल्यू है 2V, इसका करंट वैल्यू है 5I, इसका वोल्टेज है 10 वोल्ट, इसमें 2 ओम रजिस्टर है, इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है इसको हम लोग स्मॉल v ले रहे हैं। ये 5 ओम का रजिस्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I, और ये आपका 6 ओम का रजिस्टर है। मान लीजिए आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, समझिए, आपको 2 डिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ है, 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। एक डिपेंडेंट सोर्स आपका वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और एक करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स आपका दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आपका एक और मेथड बन जाता है नोडल एनालिसिस। देखिए, नोडल एनालिसिस में आपको करना क्या है, आपको सारे नोड को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर एक नोड हमारा है V1, इसका नोड वोल्टेज को हम V1 मान लेते हैं। दूसरा नोड है, इसके नोड वोल्टेज को V2 मान लेते हैं और इसका नोड वोल्टेज को हम लोग V3 मान लेते हैं। और एक और नोड जो नीचे बचा है, जितने भी नोड आपको मिलेंगे आपके सर्किट में, जितने भी नोड होंगे उनमें से एक नोड को आपको क्या मान लेना है, एक नोड को आपको 0 पोटेंशियल 0 वोल्टेज पर मानना है, ठीक है। फिर क्या करना है, हम लोग को इसका KCL इक्वेशन ही लिखना है। अब आप देखिए सर्किट को थोड़ा सा ध्यान देखेंगे तो इस नोड और इस नोड के बीच में कोई भी दूसरा रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स है, तो ऑटोमेटिकली ये V1 की वैल्यू आपको 10 वोल्ट मिल जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस होता तो कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होता, लेकिन यहाँ पर कोई ड्रॉप नहीं है, इसलिए इसके अक्रॉस का पोटेंशियल आपका 10 वोल्ट है, तो डायरेक्टली आपको V1 की वैल्यू यहाँ पर 10 वोल्ट मिल गई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ का इसको इस सब में KCL इक्वेशन लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पर ये V1 और V2 V3, V1 माइनस V3 अगर हम लोग करते हैं, V1 माइनस V3 की वैल्यू 2 स्मॉल v आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर V1 की वैल्यू 10 है, 10 माइनस V3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल v, तो आपको V3 की वैल्यू मिल गई आपकी 10 माइनस 2 स्मॉल v। आई बात समझ में? तो V3 की वैल्यू भी आपको मिल गई 10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल v। करना क्या है, सारे नोड वोल्टेजेस की वैल्यू को आपको किसी भी तरीके से निकालना है। अब यहाँ पर देखिए V2 फाइंड आउट करने के लिए, V2 फाइंड आउट करने के लिए आपको एक यहाँ पर KCL इक्वेशन लिखना पड़ेगा। मान लेते हैं सारे करंट जो है आउटगोइंग करंट है, तो हम लोग लिख लेते हैं V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2, इससे निकलने वाला करंट हो जाएगा, प्लस V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5, इससे निकलने वाला करंट हो जाएगा, और V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 6, इसकी ये वाला करंट हो जाएगा। इसका नेट वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए एज पर द KCL। तो हमारा V2 की वैल्यू हमें नहीं पता, V1 की वैल्यू पता है 10 डिवाइडेड बाई 2, प्लस V2 की वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस V2 माइनस V3 की वैल्यू हमें पता है 10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल v डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, V2 कॉमन लेकर के 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/6 इज इक्वल टू, ये 10/2 उधर चल देगा तो हो जाएगा 5, ये 10/6 उधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 10/6 मतलब
3 और ये 2v/6 भी उधर चले जाएगा तो माइनस माइनस प्लस है, प्लस उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2v/6। इसको सॉल्व कर देते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 30, तो v2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 30, 15 प्लस 6 प्लस 5 इज इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपका 6, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10 माइनस 2v। तो अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो v2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी v2 मल्टीप्लाई बाय 26/30 इज इक्वल टू 40 माइनस 2v अपॉन 6। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो v2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 40 माइनस 2v डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाई 26, ये हो जाएगा 5 आंसर आ जाएगा 40 माइनस 2v इंटू 5 डिवाइडेड बाई 26, v2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको क्या निकालना है, आपको सारे वोल्टेजेस और करंट को निकालना है। तो आप देखिए अब देखिए ये V क्या है, V1 माइनस V2 ही आपका V है, तो हम लोग V को क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू V1 माइनस V2। V1 की वैल्यू 10 है, V2 की वैल्यू आपकी क्या है 40 माइनस 2V डिवाइडेड बाई 26 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 26 माइनस 40 इंटू 5 हो जाएगा 200 प्लस 5 इंटू 2 हो जाएगा 10V होल डिवाइडेड बाई 26 इज इक्वल टू V। तो 26V माइनस 10V इज इक्वल टू 260 हो जाएगा, ये 260 माइनस 200 आंसर आ जाएगा 60। तो आपका आ जाएगा आंसर 16V इज इक्वल टू 60। तो V की वैल्यू आ जाएगी 60/16 मतलब 30/4 30/8 मतलब 15/4 आंसर आ जाएगा। V हमें मिल गया, V मिल गया तो सारी चीज़ें हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। आपका V2 की वैल्यू हो जाएगी V2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 40 माइनस 2 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 6 1 जा 2 जा, इसको काट दिए तो V2 की वैल्यू आ गई आपकी 40 माइनस 15/2 7.5 होता है डिवाइडेड बाई 6 40 माइनस 7.5 ये आ जाएगा आपका 32.5 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा V2 की वैल्यू। तो V1 V2 V3 हमने सब कुछ निकाल लिया। V3 की वैल्यू भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं। V3 की वैल्यू क्या है 10 माइनस 2V है। V3 इज इक्वल टू 10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल v है, तो 10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल v मतलब 10 माइनस 2 इंटू 15/4 ये आंसर आ जाएगा 10 माइनस 7.5 आंसर आ जाएगा आपका 2.5 वोल्ट। V3 की वैल्यू मिल गया आपका। अब आप देखिए ये I की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करना है। I का कौन सा करंट है, ये वाला करंट आपका I है, तो आपका I की वैल्यू हो जाएगी I इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई 5। V2 की वैल्यू आपकी है 32.5 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 32.5 डिवाइडेड बाई 30 एम्पियर। और ये वाला जो करंट सोर्स है उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। करंट सोर्स वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 32.5 डिवाइडेड बाई 30 5 1 जा 5 6 जहाँ आंसर आ जाएगा 32.5 डिवाइडेड बाई 6 एम्पियर। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप सारे करंट को निकाल सकते हैं। केवीएल ये नोड इस तरह से नोडल एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, नोडल एनालिसिस में यही मानना है कि सारे करंट जो है आउटवर्ड फ्लो कर रहे हैं और आपको नोडल इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो ये आपका नोडल एनालिसिस है। अब जिसमें एक क्वेश्चन जिसमें कि आपका कोई डिपेंडेंट सोर्स ना हो उसको भी आप लोग एक बार करके देखिए और आप उसको बना करके देखिए और उसको अच्छे से समझ लीजिए कि नोडल एनालिसिस क्या होता है। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं जिसमें कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स ना हो।
यहाँ पर लेकिन आपको गेट की तैयारी के लिए ये मान लीजिए कि डिपेंडेंट सोर्स का ही क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है।